हाँ जी, मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते जी। वेलकम वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। कल आप लोगों ने जीएससी का एग्ज़ाम भी दिया होगा। कल 15 तारीख थी। 15 तारीख को हम लोगों ने जीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। आप लोगों को एग्ज़ाम पसंद आया होगा। क्वेश्चन पेपर आप लोगों को पसंद आया होगा। वी आर जॉइंड बाय राजू कुमार शाह। राजू कुमार शाह कहते हैं गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून राजू जी, क्या हाल चाल है जी आपके? सब ठीक ठाक हैं, सब अच्छे हैं? और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार बताइएगा। तो कौन कौन से और स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं? हमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन चैट मेरे पास किसी का नहीं आ रहा है। मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ किसी का भी। स्टूडेंट्स तो हैं, वीडियो को लाइक भी करा हुआ है, बट आई एम नॉट एबल टू सी द चैट प्रॉपरली। मे बी कुछ टेक्निकल इशू है। चलो देखते हैं, अभी सबके चैट्स आ जाएंगे। यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ 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 हाँ, ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा ये नहीं पता चल पा रहा बिल्कुल भी। कोई इशू तो नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मेरे को लग रहा है कि कुछ इशू है। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक हो गया जी, हो गया जी, ठीक हो गया। राजकुमार ने कहा यस सर, ओके। सो जितने स्टूडेंट्स इस समय वीडियो को देख पा रहे हैं, प्लीज़ एक बार चैट कीजिएगा, अपना रिस्पांस दीजिएगा। सो वी आर जॉइंड बाय अक्षित। हाँ अक्षित, क्या हाल है जी? अक्षित गुड आफ्टरनून। खुशी गुड आफ्टरनून। यशवंत गुड आफ्टरनून जी। विदुषी कुमारी गुड आफ्टरनून। अक्षित ने कहा यस सर आ गया। विद्यांशी ने कहा गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी, सभी सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। तो कल आप लोगों ने टेस्ट दिया, कैसा लगा टेस्ट आपका कल? विदुषी गुड आफ्टरनून। अक्षित, मुस्कान, श्रद्धा गुड आफ्टरनून जी। कल टेस्ट आप लोगों ने दिया था, कैसा लगा टेस्ट आपको? आयुष मिश्रा, प्रीति झा गुड आफ्टरनून। परम गुड आफ्टरनून जी। यशवंत ने कहा सर जी टेस्ट मस्त था। अक्षित ने कहा बहुत बढ़िया था। श्रद्धा ने कहा बहुत मज़ा आया टेस्ट में। परम ने कहा सर धमाल कर दिया आपने। मैंने कोई धमाल नहीं करा परम जी, बस ये है कि जो आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वही मैंने दिए हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था जो सीएमए एग्ज़ाम का क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, अदरवाइज सारे सीए के एग्ज़ाम के यही क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। यशवंत ने कहा कुछ ज़्यादा ही इजी था। अरे वाह, ये हुई ना बात, अगर आपको इजी लगा तो मज़ा आ गया। आयुष कहते हैं ऋषभ वाला क्वेश्चन बहुत सही था। अरविंद ने कहा गुड आफ्टरनून सर। हेलो अरविंद, बहुत दिनों बाद आए, मिस करा था मैं आपको बहुत। मुस्कान ने कहा अच्छा था। आयुष ने कहा हेलो सर गुड आफ्टरनून। यश फालिया गुड आफ्टरनून जी। परम ने लिखा है सर टीडीएस वाला क्वेश्चन समझ गया लेकिन इम्प्लीमेंट करना नहीं आया, बाकी सारे हो गए। कोई बात नहीं परम, आज शाम को 4 बजे हमारा यूट्यूब के ऊपर स्पेशल क्लास का सेशन है। मैं उस स्पेशल क्लास के अंदर आप लोगों को इसका वो करवाऊंगा, सोल्यूशन करवाऊंगा। मैंने आपको कल ग्रुप के अंदर वो भेजा भी था, उसका स्पेशल क्लास का सेशन भेजा भी था मैंने आपको कल। एक बार मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दोबारा से वो भेज देता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा मेरे को, मैं यहीं पे आपको दे देता हूँ ना, ताकि आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकें। 1 मिनट दीजिएगा प्लीज़, 1 मिनट दीजिएगा। मैं यहाँ पे उसका लिंक आपको दे देता हूँ, आप उसको आराम से देख लेना। देखिए एक बार यहाँ देखिए, मैंने आपको ये चैट पे दिया है। इसको किसी तरीके से लिंक कर सकते हैं क्या? आई एम नॉट श्योर ये पिन होगा या नहीं होगा।
आपको लिंक दिख रहा है क्या? आप ये लिंक देख पा रहे हैं? सर जी हमारे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मज़ा ही आ जाएगा, यशवंत ने कहा है। ओके, मेरे ख्याल से मैं लिंक वो पिन नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, पिन मैं नहीं कर पा रहा, पर कोई बात नहीं। आप ये लिंक देख पा रहे हैं जो मैंने अभी आपको भेजा है? मैंने अभी आपको लिंक भेजा, क्या आप वो लिंक देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं, मैंने ग्रुप के अंदर तो आपको कल भेज दिया था ये वाला लिंक। एक बार मैं दोबारा से आपको अभी थोड़ी देर में लिंक भेज दूंगा। आप उस लिंक को यूज़ करके 4 बजे स्पेशल क्लास में ज्वाइन कीजिएगा। और 4 बजे जो स्पेशल क्लास है उसके अंदर आप सोल्यूशन देखिएगा जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। परम कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई का इतना आसान क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था। अक्षित ने कहा सर अभी 22 को एग्ज़ाम है, वो आईसीआई पैटर्न पे होगा। बेटा ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिए थे ना अक्षित, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आईसीआई के एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन हैं। डिम्पल कहती है जय जितेंद्र सर जी सॉरी लेट हो गई। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। मुस्कान ने कहा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? अब टेलीग्राम चैनल तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं करा यार। यशवंत कहते हैं वैल्यू सप्लाई का भी बहुत इजी था। हाँ जी, चलो अच्छी बात है। आई एम हैप्पी कि आपको आसान लग रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। अब हम लोगों ने आज जीएसटी के केस स्टडी सारे कंप्लीट करने हैं, और एक बार हमारे यहाँ पे जीएसटी के सारे केस स्टडीज कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो मॉक टेस्ट है उस मॉक टेस्ट के मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट 1 भी हो चुका है, मॉक टेस्ट 2 भी हो चुका है, दोनों मॉक टेस्ट हो चुके हैं। डिम्पल ने कहा कल एक आरटीपी जैसा मैंने वो कल किया था। ठीक है, आपको पेपर मिला आंसर शीट हमारा? मेरे को आंसर शीट सबका नहीं मिला है। जिन्होंने मेरे को मेल करा था मैं उनके नाम बता देता हूँ। मेरे पास जिनका मेल आ गया था आंसर शीट का वो है शेखर, सुधांशु, संस्कार। 3 लोगों का आ गया था मेरे पास। संस्कार, सुधांशु, शेखर का आंसर शीट मेरे पास आ गया था जो कि उन्होंने ईमेल कर दिया था। बाकी शायद आप लोगों ने उसको अपलोड किया होगा वहाँ पे अनअकैडमी की साइट के ऊपर, और वो मेरे को अभी तक नहीं मिला है। हाँ, यशवंत ने कहा मैंने डायरेक्टली कर दिया था। ठीक है। अरविंद कहती है अरविंद एमजे की MTKR, पता नहीं क्या कह रहे हैं। चलो तो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आज हम लोगों ने इस 5वें लेक्चर के अंदर अपना केस स्टडीज़ को आगे बढ़ाना है। केस स्टडीज़ के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग सारे केस स्टडीज़ कंप्लीट कर देंगे, और जिस समय हमारे सारे केस स्टडीज़ कंप्लीट होंगे हमारा क्लास भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ इनकम टैक्स के केस स्टडीज़ और साथ में जो केस स्टडीज़ आपके आरटीपीज़ के अंदर और एमटीपी के अंदर गिवन है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। अभिषेक बंसल, मैं भी डायरेक्ट किया था। ओके अभिषेक, गुड। और प्रीति झा कहती है डिम्पल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले तू। ठीक है जी। मुस्कान ने कहा सर आप एमटीपी सीरीज 1 और 2 दोनों ही आप डीटी एंड आईटीटी दोनों करवाएंगे तो खुद दे ना करें, वो आप खुद कर लीजिए। आप ट्राई तो करिए ना, खुद से ट्राई तो करिए, क्योंकि आपका और 20 दिन के बाद जब एग्ज़ाम है या 25 दिन के बाद एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में तो आपने खुद ही करना है ना। तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपने करना तो सब कुछ खुद ही है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा उसको। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप जितने भी स्टूडेंट्स इस समय सेशन को देख रहे हैं एक बार हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको बाकी की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल का बटन आता है, प्लीज़ ऑल के बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो आज इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस अमेजिंग सेशन। एक बहुत बढ़िया सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। प्राची, अरविंद, डिम्पल, आओ बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। ये सेशन जो है आज का, इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले केस स्टडी नंबर 12। केस स्टडी नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राची कहती है घंटी बजा दो। बिल्कुल बेटा प्राची, आप भी घंटी बजा दो, बाकी सबको भी बताओ कि वो घंटी बजा दें। तो केस स्टडी नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनर कहता है कि JSJ लॉजिस्टिक्स इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA विच इज रजिस्टर्ड अंडर GST। तो अगर GTA है, आयुषी कहते हैं टुडे लास्ट सेशन फॉर GST। हाँ जी आयुष, टुडे इज द लास्ट सेशन फॉर GST
और उसके बाद फिर हम लोग इनकम टैक्स की केस स्टडी से डिस्कस करेंगे। आरटीपी और एमटीपी भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। यशवंत ने कहा सर यहाँ पे आरसीएम का कंसेप्ट आ गया। प्राची ने कहा गाइस अब पढ़ लो, नो एक्स्ट्रा चार्ट्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्राची, लेट अस कंटिन्यू मेरे बच्चे। तो जीएसजे लॉजिस्टिक्स एक जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो आपको ये डाटा दे रहा है, वो ये आपको सारा डाटा दे रहा है, टैक्सेबल 5% के हिसाब से है। अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अगर ये टैक्सेबल 5% के हिसाब से है तो कौन सी सिचुएशन में आरसीएम लगेगा और कौन सी सिचुएशन में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। 5% अगर होता है तो आरसीएम लगता है, जैसे मुस्कान ने और अक्षित ने यहाँ पे कहा, अभिषेक पंसारी ने भी कहा आरसीएम लगेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। कुणाल ट्रेडर्स है जो कि एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है। तो अगर ये अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो फिर क्या होगा वो आपको सबको अच्छे से याद है। मिस्टर अमर है, एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। एक स्मॉल ट्रेडर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो तीन प्रकार के आपको पर्सन्स गिवन है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन से सिचुएशन में आरसीएम लगेगा और कौन से सिचुएशन में आरसीएम नहीं लगेगा, कब एग्जेम्प्ट होगा कब एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। फिर वो कहता है इन अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट जेएसजे लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेड द फॉलोइंग। एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट है, उसके अंदर उसने कुछ गुड्स ट्रांसफर करे हैं, ट्रांसपोर्ट करे हैं। डिफेंस इक्विपमेंट आपको याद होगा एग्जेम्प्ट होता है। रेलवे इक्विपमेंट आपको याद होगा एग्जेम्प्ट होता है। ऑर्गेनिक मैन्योर आपको याद होगा कि इसका टैक्सेबिलिटी, मतलब बेसिकली आइडिया ये है कि एग्जामिनर आपको कह रहा है कि इन तीन का टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ये आपने डिसाइड करके इसका जवाब देना होगा। तो आप अगर आप क्वेश्चंस को, केस स्टडीज को समझ पा रहे हैं तो आपको ये समझ आ गया कि पहला एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर ये जरूर पूछेगा कि कहाँ पे आरसीएम है और कहाँ पे आरसीएम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर ये जरूर पूछेगा, पक्का 100% के तौर पे एग्जामिनर ये पूछेगा कि कौन कौन से एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं और कौन कौन से टैक्सेबल सप्लाईज हैं, ये भी एग्जामिनर आपसे जरूर पूछेगा। उसके बाद एग्जामिनर कहता है कि जो जेएसजे लॉजिस्टिक्स है इससे 12% का जीएसटी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है अक्टूबर से। तो अगर ये 12% चार्ज कर रहा है तो क्या आरसीएम होगा या फॉरवर्ड चार्ज होगा, यहाँ पे भी एग्जामिनर आपसे कुछ पूछेगा। यहाँ पे यशवंत पूछ रहे हैं सर ये ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है। बेटा बेसिकली इसको खाद बोलते हैं, इसको हम लोग खाद बोलते हैं। तो ये खाद है और नेचुरल खाद जो होती है बेसिकली ये नेचुरल खाद है। पर हम कहते हैं रेलवे इक्विपमेंट का ट्रांसफर टैक्सेबल होगा, अभी डिस्कस करते हैं उसको। अभिजीत ने कहा फॉरवर्ड चार्ज, अभिषेक ने कहा खाद और यशवंत ने कहा ओहो, परम ने कहा खाद। प्राची कहते हैं काउ डंग से बनता है, जो नॉट नेसेसरी कि सिर्फ काउ डंग हो, लेकिन अदरवाइज भी हो सकता है। पर हाँ आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। अभिजीत ने कहा कि एक तरह का फर्टिलाइजर होता है। आप ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। मुस्कान ने कहा सर रेलवे वाले तो 2 आई थिंक अमेंडमेंट आया है। कोई अमेंडमेंट नहीं आया बेटा, देयर इज नो अमेंडमेंट एज सच। आगे चलते हैं। इट प्रोवाइडेड जीटीए सर्विसेज टू बामा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर। तो बामा स्टील्स को इसने जीटीए सर्विसेज दिए हैं एंड हैज इशूड द इनवॉइस डेटेड 5 नवंबर। द पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 6 नवंबर। तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि एग्जामिनर कुछ ना कुछ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड पूछने वाला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इट प्रोवाइडेड बोथ इंटर एंड इंट्रा स्टेट सर्विसेज टू द वेरियस रजिस्टर्ड एज वेल एज अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। Based on the information which is given above, choose the most appropriate answer to the following questions. आपने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है आपको, पहला क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है कि which of the following persons are liable to pay GST on RCM basis in respect of GTA services which are taxable at 5% provided by JSJ Logistics। तो हाँ एक्सपेक्टेड था कि एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से सिचुएशन में आरसीएम लग रहा है, कौन कौन से सिचुएशन में आरसीएम नहीं लगेगा, ये आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है।
तो जो 3 लोगों को इसने सर्विसेज दी थी, कुणाल ट्रेडर्स को दिया था, अमर को दिया था और स्मॉल ट्रेडर को दिया था, तो तीनों में से कुणाल, अमर और कोऑपरेटिव सोसाइटी में कहाँ कहाँ पे आरसीएम लगेगा ये आपने सीखना है। देखो याद रखना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ तो डेफिनेटली आरसीएम है, इसके लिए तो डेफिनेटली आरसीएम है ही है, इसमें तो कोई टू पॉइंट्स है ही नहीं। जो कुणाल ट्रेडर्स है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन सर्विसेज ले रहा है, तो यहाँ पे भी आरसीएम लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पे आरसीएम लग रहा है, इस वजह से सेक्शन 24 में इसको अपना कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। और बचेगा कौन? मेरे ख्याल से बचेगा सिर्फ और सिर्फ, बचेगा सिर्फ अमर। अमर जो एक कैजुअल ट्रेडर है और साथ में एक कैजुअल ट्रेडर है और साथ में अनरजिस्टर्ड है। तो इससे रिलेटेड आपको याद है हम लोगों ने एंट्री नंबर 21, एंट्री नंबर 21A, एंट्री नंबर 21B, ये सारी एंट्रीज हम लोगों ने इससे रिलेटेड डिस्कस करी है। तो वहाँ पे जब हमें ये समझ आता है कि अगर एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे परम ने कहा है अमर भाई CTP एग्जेम्प्ट, हाँ ठीक है। तो अमर के ऊपर GST चार्ज नहीं होगा आरसीए पे, लेकिन बाकी दोनों सिचुएशन में हो जाएगा। तो आंसर शुड बी 1 and 2, आंसर शुड बी सॉरी 1 and 3। तो 1 and 3 इज द आंसर, तो 1 and 3 आ रहा है सी में, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन 2 पे आ रही है। एज एक्सपेक्टेड एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनमें से कौन कौन से गुड्स या सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेगा, ये आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो हमें अच्छे से याद है कि डिफेंस इक्विपमेंट और रेलवे इक्विपमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो डिफेंस एंड रेलवे इक्विपमेंट्स तो हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाता है। नहीं, इनफैक्ट रेलवे का नहीं होगा एग्जेम्प्ट, रेलवे इक्विपमेंट जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। रेलवे इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट होगा जब रेलवे से ही ट्रांसफ़र हो रहा होगा। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक मैन्यूअर ये एग्जेम्प्ट है और साथ में डिफेंस इक्विपमेंट तो है ही एग्जेम्प्ट। तो व्हाट आई कैन रिकॉल, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, दो आई एम नॉट 100% श्योर, तो डिफेंस और रेलवे सॉरी डिफेंस एंड ऑर्गेनिक ये 2 एग्जेम्प्ट रहेंगे और बाकी के 2 जो हैं वो टैक्सेबल हैं। तो आंसर चेक कर लीजिएगा, 1 and 3 आर टैक्सेबल, आंसर नीचे सी दिया हुआ है, ठीक है। तो सी में दिया रहा है 1 and 3, तो ठीक है जी, 1 and 3 आर टैक्सेबल, सॉरी 1 and 3 आर एग्जेम्प्ट। तो डिफेंस इक्विपमेंट भी एग्जेम्प्ट है, ऑर्गेनिक मैन्यूअर भी एग्जेम्प्ट है, रेलवे इक्विपमेंट टैक्सेबल है, रेलवे इक्विपमेंट टैक्सेबल है। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, परम ने कहा रेलवे, प्राची, परम, प्राची, अक्षत, परम, और उसके अलावा बस यही स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रेलवे विल बी टैक्सेबल एंड ऑर्गेनिक मैन्योर एंड डिफेंस इक्विपमेंट विल बी एग्जेम्प्ट। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एज एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो आपसे टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में पूछ रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, और आपको टाइम ऑफ सप्लाई के लिए याद करना होगा कि यहाँ पे आरसीएम नहीं है, यहाँ पे आरसीएम नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज है। और फॉरवर्ड चार्ज के केस में हम लोग क्या लेंगे, फॉरवर्ड चार्ज के केस में हम लोग सर वाला कंसेप्ट लगा देंगे, SIR वाला कंसेप्ट लगा देंगे। सर्विसेज कब परफॉर्म हुई है वो देखिएगा, सर्विसेज परफॉर्म हो रही है 1 अक्टूबर को, इनवॉइस इशू हो रहा है 5 नवंबर को। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर, इनवॉइस 5 नवंबर, और पेमेंट कब आ रही है इसकी, पेमेंट आ रही है, एग्जामिनर ने कहा है पेमेंट आ रही है 6 नवंबर को। तो पेमेंट है 6 नवंबर। अब आप देखिए जो गैप है, दैट गैप इज मोर देन 30 डेज। अगर गैप 30 डेज से ज़्यादा है तो हम लोग जब अर्लियर वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो इनवॉइस और रिसीविंग द पेमेंट में से अर्लियर लेना है, 5 नवंबर और 6 नवंबर में से अर्लियर लेना है। तो हमारे पास अर्लियर वाली डेट होगी, दैट विल बी 5 नवंबर, 5 नवंबर। तो 5 नवंबर हमारे लिए बन जाता है, आंसर 5 नवंबर होगा। एक बार रुक जाओ, मैंने गलत कर दिया, एक बार रुक जाओ।
मैंने आई और आर ले लिया, सॉरी आई और आर नहीं आएगा, ये आएगा एस और आर, एस और आर आएगा, मैंने गलत ले लिया था। एस और आर अगर हम लोग लेते हैं तो अर्लियर आता है 1 अक्टूबर, तो हमारा आंसर होगा 1 अक्टूबर, ये डी। ठीक है जी। परम आपने ठीक कहा, इट इज नॉट विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, आप ठीक कह रहे हैं, इस वजह से कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक कहा आपने। एस और आर, विदुषी ने कहा एस और आर, रोहित ने कहा एस और आर, श्रद्धा ने कहा रिसीविंग द सर्विसेज और रिसीविंग द पेमेंट, आपने ठीक कहा। और यशवंत कहते हैं सर अगर आरसीएम एप्लीकेबल रहता तो 61 डेज वाला कंसेप्ट लग जाता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज है, इस वजह से आप 61 डेज वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अनूप कह रहे हैं 1 अक्टूबर होगा बिकॉज 30 डेज, आपने ठीक कहा बेटा, मेरे से गलती हुई थी, मैंने वो गलती सुधार दी है, आप बिल्कुल आप सब 100% ठीक कह रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिनर ने कुछ पूछा है आपसे, एग्जामिनर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है ये आपने बताना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय JSJ लॉजिस्टिक्स टू बाला या बामा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड। Bama Steels Private Limited is liable to pay GST. JSJ Logistics is liable to pay GST. Services provided by JSJ Logistics to Bama Steel is exempt under GST. 50% is payable by Bama and 50% is payable by JSJ Logistics. तो बेटा इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब क्योंकि ये 12% चार्ज कर रहा है, तो जब कभी भी 12% चार्ज होगा तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म FCM लग जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग FCM लगाएंगे तो FCM के हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा बी, लॉजिस्टिक्स, JSJ लॉजिस्टिक्स इज लायबल टू पे GST। तो फॉरवर्ड चार्ज का एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लोग। तो प्राची आपने आंसर ठीक दिया, और उससे पहले अभिषेक बंसारी, प्राची अग्रवाल, अनूप के बाद आयुष मिश्रा, राजू कुमार शाह, यशवंत, प्राची, यश फालिया, श्रद्धा पाटिल, प्रेम कह रहे हो, परम, देन अरविंद, देन अक्षत, आप सबके आंसर्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं मेरे बेटा, वेरी वेल डन, शाबाश। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एग्जामिनर कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज JSJ लॉजिस्टिक्स हैव टू प्रोवाइड द इनवॉइस वाइज डिटेल्स इन GSTR 1। GSTR 1 में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी होती है, तो याद रखिएगा जितना भी B2B सप्लाईज होगा उन सभी B2B सप्लाईज के ऊपर तो आपको देना ही देना है, प्लस जो अनरजिस्टर्ड सप्लाईज को आप सर्विसेज दे रहे हैं उनका अगर टर्नओवर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का आ रहा है तो आपको उसका भी इनवॉइस देना होगा। तो आपको ये सारी चीज़ याद है, अच्छे से याद है आपको। B2B के केस में तो आपको देना ही है, उसमें तो कोई आर्गुमेंट्स है ही नहीं बिल्कुल भी। तो B2B के केस में GSTR 1 के ऊपर आपको हमेशा देना होगा, चाहे वो आप इंटर कर रहे हो या इंट्रा कर रहे हो। अनूप आपने ठीक कहा, B2B में इनवॉइस वाइज देंगे, बिल्कुल आपने ठीक कहा। परम ने कहा यस। और इसके बाद आ गया हमारे पास B2C सप्लाई। जो आप B2C सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप क्या करना है, अगर आप B2C सप्लाई कर रहे हैं और इंटरसेट कर रहे हैं तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल सबमिट करना होगा, और अगर आप इंट्रा कर रहे हैं तो आपको कंसोलिडेटेड डिटेल सबमिट करनी होंगी। इसके साथ में इसके अलावा आपके पास कुछ कंसोलिडेटेड वाली और भी आ जाती है। तो मैंने आपको बेसिकली सारा यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो अब आपके पास आंसर यहाँ पे ये है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इंटरसेट सप्लाई टू द रजिस्टर्ड पर्सन विद इनवॉइस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 2,50,000 रुपये। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि किस किस से रिलेटेड आपको इनवॉइस की डिटेल देनी है GSTR 1 में। इंटरसेट सप्लाईज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन विद अ इनवॉइस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 2,50,000 रुपये, इसका तो आपको देना ही देना है क्योंकि ये आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं। इंटरसेट सप्लाई टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन विद अ इनवॉइस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपये, इसके लिए आप कंसोलिडेटेड दे सकते हैं। ये सेकंड वाला जो है, इस सेकंड वाले के लिए आप कंसोलिडेटेड दे सकते हैं, तो कोई इसमें चैलेंज नहीं है।
इंटरेस्ट रेट सप्लाई टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन विद द इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपए, तो इसका भी आपको इनवॉइस वाइज देना होगा। और इंट्रा स्टेट सप्लाई टू द रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे भी आपको इनवॉइस वाइज देना होगा। तो जो आप इनवॉइस वाइज डिटेल्स देंगे वो इनवॉइस वाइज डिटेल्स आपको देना होगा 1 का, 3 का और 4 का। 1, 3 एंड 4 के लिए हमारे पास आंसर आ जाता है डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारे पास डी के हिसाब से आपको डी पॉइंट का आपको 3 का आपको इनवॉइस डिटेल्स जीएसटीआर 1 के अंदर सबमिट करना जरूरी है। देन मूविंग ऑन टू द केस स्टडी नंबर 13, अगेन एक छोटा सा केस स्टडी है। यश आपने बिल्कुल 100% ठीक कहा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम लोग आगे चले यहाँ से तो नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम लोग चले तो नेक्स्ट पार्ट पे एग्जामिनर आपसे केस स्टडी नंबर 13 पूछ रहा है। एग्जामिनर आपसे पूछता है या कहता है या बताता है कि JSJ कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि एंगेज है रिटेल ट्रेड सिंस 1 अप्रैल। तो एक पार्टनरशिप फर्म है और रिटेल ट्रेड का काम कर रही है। यशवंत कहते हैं छोटे से केस स्टडी आ गए हैं अब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बेटा। केस स्टडी नंबर 13, द फर्म बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 1 अक्टूबर। तो अप्रैल से काम कर रहा है लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबिलिटी आई है 1 अक्टूबर को। हाउ एवर इट अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन 10 अक्टूबर। तो 30 डेज के अंदर अंदर इसने अप्लाई कर दिया। इट हैड हेल्ड स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। द फर्म वॉज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन 5 नवंबर। तो 5 नवंबर को रजिस्ट्रेशन मिल रहा है लेकिन वो एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर से। वो एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर से क्योंकि विद इन 30 डेज उसने अप्लाई कर दिया है। जैसे अभिषेक पंसारी, आयुष मिश्रा, विदुषी कुमारी, विद्यांशी खंडेलवाल, सबने कहा, आपने 100% ठीक कहा। इसके बाद है जे एंड कंपनी नीड्स टू ट्रांसपोर्ट वन कंसाइनमेंट टू द ट्रांसपोर्टर एंड देन टू द कंसाइनी। द डिस्टेंस बिटवीन द गोडाउन ऑफ द फर्म and the transporter is 20 kilometers and from the place of transporter to the consignee is 99 kilometers। आपको शायद याद आ रहा हो कि 20 किलोमीटर्स 99 किलोमीटर्स अगर इसकी बात हो रही है तो अब एग्जामिनर किस तरफ जा रहा है? एग्जामिनर जा रहा है ई वे बिल की तरफ कि कौन से सिचुएशन में ई वे बिल लगेगा। जैसे अक्षित ने बिल्कुल ठीक कहा, परम आपने भी बिल्कुल ठीक कहा मेरे बेटा, शाबाश। ई वे बिल कौन सी सिचुएशन में लगेगा नहीं लगेगा, उसकी वैलिडिटी क्या होगी ई वे बिल की, इसके बारे में अब एग्जामिनर आपसे बात करने वाला है। और ध्यान रखिएगा केस स्टडीज में पहली बार ऐसा हुआ है कि शायद जो मेरे को याद आ रहा है कि ई वे बिल का कोई पॉइंट एग्जामिनर ने पूछा है। ये पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एग्जामिनर आपसे कुछ इसके बारे में पूछ रहा है। आगे चलते हैं, लेट अस मूव अहेड, यहाँ से आगे चलते हैं। अरविंद आपने ठीक कहा है, 20 किलोमीटर्स वाला कंसेप्ट भी आपने लगा दिया यहाँ पे, आप ठीक कह रहे हैं अरविंद। 50 किलोमीटर्स में नो ई वे बिल अनूप ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अनूप। इन द मंथ ऑफ नवंबर द फर्म रिसीव्ड 80 इनवॉइसेस फ्रॉम द वेरियस इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टोटल GST पेड वॉज 8 लाख रुपीज। However, 16 invoices involving 750 was uploaded in GSTR 1 by the respective suppliers। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, याद रखिएगा। जो बाकी 20 इनवॉइसेस हैं उसका आपको GST का ITC नहीं मिलने वाला।
Also, while filing the GST return for the month of November, the firm generated e-challan on 5th of December for making the payment of the GST through RTGS of their bank. आपको याद होगा जो ई चलान है इसकी वैलिडिटी कितने पीरियड की होती है, तो कितने दिनों के अंदर अंदर ये पेमेंट कर सकता है इस ई चलान को यूज़ करके, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अंदर 15 दिन। आपने यशवंत बिल्कुल ठीक कहा, शाबाश, वेरी वेल डन बेटा। All the supplies which are referred above are intrastate unless provided otherwise. Conditions applicable for availment of RTC have been fulfilled subject to the information which has been given above. From the information provided above, choose the most appropriate answer to the following questions. आपने सबसे ज़्यादा appropriate answer देना है। तो यशवंत, यश, श्रद्धा, राजू, अभिषेक, पंसारी, अक्षत, सबके आपके जवाब ठीक आ रहे हैं। 15 डेज की वैलिडिटी है, बहुत बढ़िया। Question number 1. What is the effective date of registration of GST and company? तो हम सबको ये याद है कि अगर आप 30 डेज के अंदर अप्लाई कर देते हैं तो बैक डेट, दैट इज जिस दिन आप लायबल हुए थे वहाँ से इफेक्टिव होगा, तो 1 अक्टूबर से इफेक्टिव होगा। आंसर हमारा बी है, बहुत आसान है, छोटे छोटे गली मोहल्ले के बच्चों को भी ये वाली बात पता है। ठीक, परम ने कहा ऑप्शन बी 1 अक्टूबर विद इन 30 डेज है, ठीक कह रहे हैं आप। विद्यांशी, यश, अभिषेक पंसारी, श्रद्धा पाटिल, रोहित कुमार यादव, अरविंद कुमार, विदुषी कुमारी, रोहित कुमार यादव, सबके आंसर्स आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, वेरी वेल डन। सेकेंड क्वेश्चन में वो पूछता है JSG एंड कंपनीज लायबल टू क्लेम ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड एज ऑन। अब ये थ्योरेटिकली तो ठीक है, पर प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। जब आप 1 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो उससे एक दिन पहले 30 सितंबर को आपके पास जितने भी इनपुट्स हैं, जितने भी आपके पास स्टॉक इन ट्रेड है, बाकी के जो आपके एसेट्स हैं, उन सब के ऊपर जो आपने GST पे करा था उसका आप ITC ले सकते हैं। थियोरेटिकली तो ठीक है, आंसर हमारे पास आ जाता है ए 30 सितंबर। रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब आपने वो स्टॉक इन ट्रेड और बाकी की चीज़ें परचेज करी होंगी उस समय आप अनरजिस्टर्ड डीलर थे। अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर हैं तो आपके पास GST नंबर नहीं होगा। जब आपके पास GST नंबर नहीं होगा तो आपने सेलर को बताया भी नहीं होगा, सेलर ने इनवॉइस के ऊपर लिखा भी नहीं होगा, और अगर इनवॉइस के ऊपर नहीं लिखा तो आपको ITC मिल ही नहीं सकता। सेक्शन 16 की कंडीशंस का डिफॉल्ट हो गया। यहाँ पे अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभिषेक ने कहा सप्लायर ने अपनी GST 1 के अंदर भी मेंशन नहीं करा होगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो मेरे बेटा। यशवंत कहते हैं ये बात लॉ मेकर को समझ में नहीं आया। यार देखो यशवंत, ये मैंने बात आपको क्लास में भी बताई थी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसा इसके अंदर पॉइंट हो जो कि मेरे को ना आता हो, ये भी तो पॉसिबल है। तो मैं तो यार सीख ही रहा हूँ, मेरे को कोई जवाब दे दे इस बात का। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मेरे को जवाब मिल जाए, और नहीं तो ये कानून के अंदर ही गलती है। तो वेट करते हैं, कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई इसका जवाब कभी ना कभी तो आएगा। अनूप कह रहे हैं सर ITC और कैपिटल गुड्स को भी सेक्शन में था ना, नहीं था बेटा। प्राची कहते हैं लूप होल है। यश ने कहा सेलर को न्यू इनवॉइस करना पड़ेगा। आप बता दो सेलर करेगा क्या न्यू इनवॉइसिंग? आप खुद सोचो, आप सेलर हो, आपके पास एक बायर आए और बोले जी मैंने 1 महीना पहले आपसे सामान खरीदा था, इनवॉइस बदल दो, आप बदल दोगे? क्योंकि फिर आपको अपनी GST रिटर्न्स भी बदलनी पड़ेंगी। हाँ, आप कब बदलोगे? जब आपको ये पता है कि यार इस बंदे के साथ मेरी बिजनेस डीलिंग बहुत लंबी चलेगी। इन दैट केस आप शायद बदल दो, उसके अलावा आप क्यों बदलोगे यार? आप क्यों किसी के लिए इतनी मेहनत करोगे कि आप अपने सारे सिस्टम्स को बदल दो? उसके बाद यहाँ पे विदुषी ने कहा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, प्राची ने कहा आप अपने टैक्स के गुरु से कांटेक्ट कीजिए। डेफिनेटली बेटा। यशवंत ने कहा सर जी आपने कल कहा था कैपिटल गुड्स पे ITC मिलेगा, यहाँ लिखा नहीं मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में। हाँ बेटा, न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में नहीं मिलेगा आपको। देन उसके बाद हमारे पास अनूप, अरविंद और अभिषेक, नॉट पॉसिबल GST 1 की ड्यू डेट लैप्स हो जाएगा। अरविंद ने कहा GST नहीं डाली होगी तब चांस H।
चलो लेट अस मूव अहेड प्लीज, लेट अस मूव अहेड, लेट अस मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ द कन्वीनियंस इन पार्ट बी ऑफ ई वे बिल। अगर ई वे बिल है तो उसके पार्ट बी में आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है, क्या क्या नहीं डालनी है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि अगर आपने गोडाउन से लेके ट्रांसपोर्टर के लोकेशन तक सामान को ट्रांसफर करना है तो फिर उस केस में आपको पार्ट बी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। बताओ ये स्टेटमेंट ठीक है? मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक आपको कोई पार्ट बी में इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। 20 से ज़्यादा होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं। देन पार्ट बी need not be filled up in respect to the transport of consignment from the transporter location to the consignee's location। गलत है, क्योंकि 99 किलोमीटर्स है, 20 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको पार्ट बी तो फिलअप करना ही होगा। Information in part B is neither required in transport of consignment of from godown to transporter nor from transporter location to the consignee location। 100% बकवास। Information in part B is mandatory in transportation of consignment from godown to the transporter location and from transporter location to the consignor location। ये भी गलत हो गया, क्योंकि गोडाउन से ट्रांसपोर्ट लोकेशन पे जाएगा 20 किलोमीटर्स है तो वहाँ पे आपको पार्ट बी की इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। देन एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय जीएसजे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के महीने में वो आईटीसी कितना ले सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जितने इन्वॉइसेस अपलोड हुए हैं, कितने इन्वॉइसेस अपलोड हुए हैं जी? 16 इन्वॉइसेस अपलोड हुए टू द वैल्यू ऑफ 7,50,000 रुपीज़। तो 750 का आपको आईटीसी मिल जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा ए। मैंने यहाँ पे इसको ठीक करना है, इसका आंसर पुराने के हिसाब से दिया हुआ है, मैं ठीक कर देता हूँ। मेरे को आप 1 मिनट का वक्त दीजिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा जी। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मेरे को। चलिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा 750। डन हो गया जी। तो आंसर में करेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। डिटरमिन द वैलिडिटी ऑफ ई चलान जनरेटेड बाय जीएसजे कंपनी फॉर द टैक्सेस। वैलिडिटी कितने की है? आप सबने बिल्कुल ठीक कहा था कि 15 डेज की वैलिडिटी रहती है। तो 15 दिन अगर आपने कैलकुलेट करने हो तो ये अपडेट कब हुआ था, बनाया कब था? ये आपने बनाया था 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर के बाद 15 दिन और इस पर जोड़ दीजिए, तो 5 दिसंबर में 15 दिन अगर आप जोड़ देंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? 20 दिसंबर पे आप पहुँच जाएंगे। तो आंसर मेरा सी होगा 20 दिसंबर। आंसर विल बी 20 दिसंबर। यस या नो? यस, 20 दिसंबर आ गया। चलो, मेरे ख्याल से लास्ट के 2 केस स्टडीज बचे हैं, 2 या 3, 2 ही बचे हैं मेरे ख्याल से, 2 या 3 बचे हैं, 2 बचे हैं, 14th एंड 15th। तो जल्दी जल्दी से इन 2 को करते हैं, ख़त्म करेंगे। उसके बाद लंच करेंगे। लंच के बाद 4 बजे हम लोग स्पेशल क्लास पर मिलेंगे। मैंने स्पेशल क्लास का लिंक आपको कल भेज दिया था, एक बार आज दोबारा भेज दूंगा। स्पेशल क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चन पेपर का, जो कल रात को मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था उसकी बात कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट केस स्टडी नंबर 4। एग्जामिनर कहता है जीजीसी बैंक लिमिटेड इज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल दिस ईयर। द बैंक गॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इमीडिएटली ऑन द इनकॉर्पोरेशन एज अ बैंकिंग कंपनी। GGC Bank Limited has received a software support services from the head office located in United Kingdom। लो मेरे बेटा, import of services आ गया। import of services याद है? import of services सबको बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। import of services याद है? अरे बोलो भाई, जवाब नहीं आ रहा।
इम्पोर्टर सर्विसेज, यश ने तो सेक्शन बता दिया, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। अभिषेक कहते हैं याद है सर, पूछो कुछ भी पूछो। अनूप, श्रद्धा, आयुष, रोहित, आयुष, अभिषेक पंसारी, अक्षत ने सेक्शन बता दिया 7(1)(b। अनूप ने कहा 7(1)(b) नो बिजनेस। श्रद्धा ने कहा याद है सर। परम ने कहा 7(1)(b। अभिषेक ने कहा 7(1)(b। अरविंद कहते हैं जी। चलो आगे बढ़ते हैं। द नो अमाउंट वॉज चार्ज बाय द हेड ऑफिस फॉर सेट सर्विसेज। तो कोई पैसा चार्ज नहीं हुआ, फ्री ऑफ पैसा, फ्री ऑफ कंसिडरेशन सर्विसेज दी गई है। द वैल्यू द सेट सर्विसेज वो 4,10,000 पे। अगर ये सर्विसेज किसी और को दी जाती तो उससे चार्ज किया जाता 4,10,000 पे। यश यश विद कंसिडरेशन का है, नलायक विदाउट कंसिडरेशन है, लिखा हुआ है नो अमाउंट वॉज चार्ज, तो कंसिडरेशन तो है ही नहीं भाई मेरे। नेक्स्ट, GGC Bank provided one high-end laptop worth 50,000 rupees to the new managing director as a gift for discharge of his duties। बताइए, अगर 50,000 रुपये का गिफ्ट आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो क्या इसे सप्लाई मानते हैं? आंसर इज नो। 50,000 से ज़्यादा होगा तो सप्लाई होगा, अदरवाइज आप इसे सप्लाई नहीं कहेंगे। दिस इज़ नॉट अ सप्लाई, क्योंकि दिस इज़ अ केस ऑफ अ गिफ्ट अप टू द अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज़। देन यश कहते हैं हाफ ही रीड किया था तब, हाँ ठीक कह रहे हैं आप। और उसके बाद अभिषेक ने कहा नो सप्लाई एज इट डजंट एक्सीड 50,000। अभिषेक ठीक कहते हो। राजू ने कहा एक्सेप्ट अप टू 50,000, ठीक कहा। अक्षत, आयुष, श्रद्धा, वेद्यांशी, यशवंत, देन परम, अरविंद, विदुषी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सब, 100% ठीक कह रहे हैं। मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, 4 बजे आपकी स्पेशल क्लास है। ग्रुप के अंदर मैसेज एक बार दोबारा भेज दूंगा, ज़रूर अटेंड करना। जो कल रात को क्वेश्चन पेपर आया था उसका सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर दूंगा 4 से लेकर 5 बजे। तो ये क्लास अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी और मेरे ख्याल से 15-20 मिनट, आधा घंटा, और उसके बाद फिर हम लोग 4 बजे मिलेंगे लंच के बाद, जिसमें मैं आपके साथ पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दूंगा। अनूप कहते हैं 5 to X, बेटा 5 to 10 जो है वो तो इनकम टैक्स का है, और इनफैक्ट वो 52 नहीं है, वो 56 है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 वो तो उसका है, वहाँ पे जाएगा वो। चलो यहाँ से आगे चलते बेटा। लेट अस मूव अहेड प्लीज, लेट अस मूव अहेड, ध्यान से कीजिएगा। Initially, bank opened 125 branches across India, covering various states. In order to secure business, bank appointed Quick Loan Provider LLP as a direct selling agent on pan-India basis. Now, आपको ये वाली बात याद होनी चाहिए कि जो DSA है, अगर वो इंडिविजुअल नहीं है, याद रखना है इस बात का, DSA इंडिविजुअल है तो क्या होगा, DSA इंडिविजुअल नहीं है तो क्या होगा। तो ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आरसीएम कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। हाँ परम आपने ठीक कहा, डीएसए अदर देन इंडिविजुअल है तो आरसीएम लग जाता है वहां पे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, द बैंक वॉज इन नीड ऑफ सर्विसेज ऑफ अ रिकवरी एजेंट। तो रिकवरी एजेंट भी आ गया जी, यहाँ पे रिकवरी एजेंट है तो यहाँ पे तो आरसीएम है ही है। For various retail and personal loan granted by branches, for this purposes, bank appointed Fast Recovery Services Private Limited as a recovery agent on pan India basis। तो कहाँ पे RCM होगा और कहाँ पे RCM नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। GGC Bank Limited provided the following details for the month of May। आपके पास ये डिटेल्स आ रही हैं मई के मंथ में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स। आपसे यहाँ पे अब एग्जाम में पूछेगा वैल्यू ऑफ द सप्लाई, और आपको याद है वैल्यू ऑफ द सप्लाई में मैंने आपको ये सारी बातें आपको बताई थी कि जहाँ पे भी इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग इज अ कंसिडरेशन, वहाँ पे उसको हम लोग एग्जेम्प्ट रखेंगे, टैक्सेबल नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभिषेक बंसल, वेरी वेल डन बेटा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन एग्जेम्प्ट रहेगा, ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो एक्सेप्शन केस है, इस वजह से ये हमारे लिए टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एग्जेम्प्ट रहेगा। कमीशन रिसीव्ड ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड, अब कमीशन रिसीव्ड है ये टैक्सेबल हो जाएगा जी, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं आता। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज ये भी टैक्सेबल है जी, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं आता। सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू द ऑथराइज्ड डीलर ऑफ द बैंक ऑफ द राजस्थान,
जब बैंक किसी बैंक को फॉरेन एक्सचेंज बेचेगा, बैंक किसी ऑथराइज डीलर को फॉरेन एक्सचेंज बेचेगा, वो एग्जेम्प्ट है। बैंक अगर फॉरेन एक्सचेंज जन पब्लिक को बेचेगा तो टैक्सेबल होता है, अदरवाइज वो एग्जेम्प्ट रहता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया क्या एग्जेम्प्ट और क्या टैक्सेबल। कहता है जी बैंक हैज ऑप्टेड फॉर ऑप्शनल मेथड अंडर सेक्शन 17(4) फॉर क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशंस। लो जी, पड़ गया स्यापा। अगर इसने ऑप्शनल मेथड फॉलो कर लिया है तो ऑप्शनल मेथड कहता है कि 50% आपको आईटीसी मिलेगा। जितना भी आपका आईटीसी बनता है उसका आईटीसी का 50% ही आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे यश फालिया ने कहा 50%, राजू कुमार शाह ने कहा 50%, प्राची, अभिषेक पंसारी, वेरी वेल डन यश, बहुत बढ़िया परम, अनूप, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, बहुत बहुत ईमानदारी से बताना, बहुत बहुत ईमानदारी से, क्या केस स्टडीज करने से फायदा हुआ या नहीं हुआ, और केस स्टडीज करने से सब कुछ रिवाइज हो गया या नहीं हो गया। और मेरा पर्सनली ये मानना है, शायद आप मेरे से डिसएग्री करेंगे कुछ स्टूडेंट्स, कि किसी भी मैराथन से अच्छा ये केस स्टडीज है। आप मैराथन करेंगे तो वहां पे सिर्फ थ्योरी 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 करते रहेंगे, जो कि एग्जाम में कभी आती नहीं है। किसी भी प्रकार के मैराथन से बचो। मैराथन बर्बाद कर देगा, टाइम बर्बाद करेगा, आपको बर्बाद करेगा, आपका दिमाग बर्बाद करेगा। एग्जाम में थ्योरी नहीं आने वाली है। आपके एग्जाम में आएंगे केस स्टडीज, आपके एग्जाम में आएंगे एमसीक्यूज, आपके एग्जाम के अंदर आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो अभी आप देखिएगा नवंबर के महीने में यहाँ पे अनअकैडमी के बहुत सारे मैराथन होने वाले हैं। अलग अलग टीचर बैठे होंगे मैराथन के लिए। कोई फायदा नहीं है भाई, शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। और अगर आपने सारे कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है तो ये 5 केस स्टडीज हैं या ये 5 क्लासेस हैं केस स्टडीज की, इनको कर लीजिए। इनको कर लोगे तो काम अब बड़ा अच्छे से चल जाएगा। मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर ये सारी क्लासेस अपलोड करी हैं और उनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। वो प्लेलिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। जब कभी भी मौका मिले थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करके आप इन केस स्टडीज को देख लेना, आराम से सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों के कुछ मैसेजेस, मैं एक बार पढ़ देता हूँ मैसेजेस क्या क्या हैं। मैसेजेस में आपने क्या क्या लिखा। आयुष कहते हैं अगर नोट्स मेंटेन होता तो प्रोपोजिशन में मिलता। हाँ ठीक कह रहे हो, प्रोपोजिशन में मिलता, आप ठीक कह रहे हो। अगर सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो आयुष। जेसिका ने कहा हाँ जी सर। श्रद्धा ने कहा बहुत फायदा हुआ। आयुष ने कहा हो गया, बहुत इफेक्टिव है सर जी। रोहित ने कहा, यश ने कहा ये सर बहुत फायदा हुआ। अभिषेक ने कहा ये सर इन डेप्थ कंसेप्ट टेस्ट हो जाता है। यश ने कहा हुआ। विदुषी ने कहा जी सर। अरविंद ने कहा केस स्टडी इज इक्वल टू द फुल रिवीजन ऑफ जीएसटी। परम ने कहा बहुत फायदा हुआ सर, जो पॉइंट लगता था कि ये कैसे आ सकता है वो पॉइंट भी आ गया और रिवाइज करने में भी पॉइंट समझ आ गया। अनूप ने कहा जी। यशवंत कहते हैं लेकिन जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है होंगे उनको तो नाक में दम कर दिया होगा ये सारे केस स्टडीज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। और यश, बाकी स्टूडेंट्स की हालत देखो जो इधर उधर से पढ़े हैं, उनकी हालत देखो, बहुत परेशान है बेचारे। यश ने कहा है बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आता है केस स्टडीज करने में। अभिषेक ने कहा जी। यश ने कहा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर करके जाते हैं उनका क्या होगा, देख लो। अब बताओ ना इस पूरे चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट बोलोगे आप किसी को। एग्जामिनर यहाँ पे आपसे इनवॉइस भी पूछ रहा है, वैल्यू भी पूछ रहा है, आरसीएम भी पूछ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या छोड़ के जाओगे, क्या करके जाओगे। आयुष ने कहा बस अब इनकम टैक्स का भी हो जाए। करवा दूंगा बेटा आयुष, इनकम टैक्स भी करवा दूंगा ना, क्यों डरते क्यों हो। विदुषी कुमारी ने कहा सर डायरेक्ट टैक्स की केस स्टडी का क्वेश्चन का प्लेलिस्ट दे देना। वो भी दे दूंगा बच्चे, डेफिनेटली वो भी दूंगा। अभिषेक ने कहा अब तो ईवे बिल भी डाल दिया। ठीक कह रहे हो। अरविंद ने कहा सबसे बड़ी चीज पैटर्न समझ आ गया केस स्टडीज करने का। बिल्कुल बेटा। और अरविंद पता क्या है, अब ना हमारा दिमाग चलना स्टार्ट हो गया। अब अगर एग्जामिनर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना तो हमें ये समझ आ गया कि एग्जामिनर इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके अब कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है। चलो अब आगे चलते हैं यहाँ से हम लोग।
लेट अस मूव अहेड, आगे चलते हैं यहाँ से। एग्जामिनर और क्या पूछ रहा है आपसे, क्या बता रहा है आपको। फिर एग्जामिनर कहता है फॉर द मंथ ऑफ मे द रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज, जीएसटी पेड ऑन एलिजिबल इनपुट सर्विसेज 120, जीएसटी पेड ऑन एलिजिबल कैपिटल गुड्स 6 lakhs, जीएसटी पेड ऑन द आइटम्स हुज क्रेडिट इज ब्लॉक्ड अंडर 17.5 4 लाख, तो इसका तो आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। जीएसटी पेड ऑन सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम विद इन द सेम बैंक हैविंग अ डिस्टिंक्ट रजिस्ट्रेशन, इसका भी आपको मिल जाएगा। तो 12 और 6 और 2, 12 6 18 और 2 20 लाख का 50% के हिसाब से आपको आईटीसी मिल जाएगा। 20 लाख का 50% के हिसाब से आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है जी। देन आप आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ जी। नेक्स्ट क्या है, वो कहता है ऑल अमाउंट्स व्हिच आर गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल, ऑल सप्लाईज रेफर्ड अबव आर इंट्रा-स्टेट। Based on the above information, choose the most appropriate answer to the following questions. ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिनर कहता है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द डीम्ड सप्लाई इन केस स्टडी गिवन अबव। डीम्ड सप्लाई, कौन सा डीम्ड सप्लाई होगा जी? डीम्ड सप्लाई कौन सा होगा? दो प्रकार के डीम्ड सप्लाई हैं हमारे पास यहाँ पे। एक जो वो सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहा है, और दूसरा वो जो अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, तो ही तो डीम्ड सर्विसेज हैं। जो एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है वो तो सप्लाई ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी कीमत 50,000 रुपये तक की है। क्योंकि कीमत 50,000 तक की है तो वो तो सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। लेकिन जो सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है, वो सर्विसेज इंपोर्ट करने वाले को हम लोग मानेंगे कि वो फ्री ऑफ चार्ज होने के बावजूद डीम्ड सप्लाई है, और उसकी कीमत 4,10,000 रुपये को हम लोग टैक्सेबल करेंगे। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 4,10,000 रुपये आ जाएगा। शुड नॉट बी अ बिग चैलेंज, शुड नॉट बी अ बिग इशू। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिनर कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज व्हिच हैव बीन अवेल्ड, सर्विसेज जो इसने ली हैं बाय बैंक, द बैंक शैल पे टैक्स अंडर आरसीएम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। बैंक आरसीएम कौन कौन से केस में देगा, ये बात एग्जामिनर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। बैंक कौन कौन से केस में आपको जीएसटी पे करेगा, आरसीए पे, ये बात पूछ रहा है। पहला, सर्विसेज जो इसने लिया है फ्रॉम क्विक लोन प्रोवाइडर, सर्विसेज जो इसने लिया है फ्रॉम फास्ट रिकवरी, दोनों के ऊपर या नन के ऊपर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जो क्विक लोन प्रोवाइडर है उसके ऊपर तो आरसीएम नहीं होगा। जो क्विक लोन प्रोवाइडर है डीएसए सर्विसेज में आरसीएम नहीं होगा। वहां पे आरसीएम सिर्फ तब होता है जब वो इंडिविजुअल का केस होता है। अब यहाँ पे क्योंकि एलएलपी है तो यहाँ पे आरसीएम नहीं होगा, देयर विल बी नो आरसीएम। इंडिविजुअल के पे आरसीएम है, बाकी केसेस में आरसीएम नहीं है। जो फास्ट रिकवरी है यहाँ पे हमारे पास आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो आंसर आएगा वो आएगा बी, आंसर विल बी बी। ठीक है, रिकवरी एजेंट में लगेगा आरसीएम, और जो हमारे पास वो है क्विक लोन वाला है वहां पे आरसीएम नहीं होगा, डीएसए के केस में नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एग्जेम्प्ट सप्लाई प्रोवाइडेड बाय जीजीसी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मे। एग्जेम्प्ट वाला कितना है वो जरा देखिएगा, टोटलिंग कीजिएगा। एग्जेम्प्ट वाला 1075, 25 एंड 1516, जरा टोटल करके देखना कितना आता है। 1075 प्लस 25 प्लस 1560 मेरे हिसाब से आता है 51,35,000। 51,35,000 आंसर सी आ गया हमारे पास। आंसर सी आ गया। प्राची, यश, राजू, श्रद्धा, आपने बिल्कुल ठीक कहा मेरे बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेल डन। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे एग्जामिनर कहता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई विच इज मेड बाय जीजीसी बैंक फॉर द मंथ ऑफ मे। टैक्सेबल सप्लाई का बताइए, टैक्सेबल सप्लाई के केस में क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा टैक्सेबल सप्लाई के केस में। तो आपकी जो टैक्सेबल्स है उनको ऐड कर दीजिए। टैक्सेबल में आ गया 6,20,000 रुपये, 3 लाख रुपये,
9-20 हो गया, 9-20 और 10-20 और 10-45, 10,45,000 आएगा आंसर। 10,45,000 ए इज द आंसर, 1045। डन। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल वाला हम लोगों ने कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम बाय सेव बैंक लिमिटेड। आईटीसी आपको कितना मिलेगा, आप टोटल कर लेना, उस टोटल का आपका आ जाएगा 50%। आप टोटल करो कितना आता है, टोटल करो, टोटल करो और टोटल करके बताओ उसका 50% करके कितना आता है। मेरे हिसाब से तो 2 लाख का आ रहा था। यहाँ पे देखिए क्या क्या आएगा। इनपुट सर्विसेज का आ जाएगा 12 लाख का, कैपिटल गुड्स का आ जाएगा 6 लाख का, ये हो गया हमारा 18। इसने क्या यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 12 + 6, 12 + 6, अच्छा और ठीक है। और 2 लाख का वो आरसीएम भी तो था। आरसीएम कितना, फास्ट रिकवरी वाला देखना कितने का था, आरसीएम वाला कितने का था, जो फास्ट रिकवरी वाला था उसका अमाउंट कितने का था, फास्ट रिकवरी वाले का अमाउंट कितने का था, दिया हुआ है क्या फास्ट रिकवरी का अमाउंट, अमाउंट तो नहीं दिया हुआ। हाँ ये वाला दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट पर्सन वाला, डिस्ट्रिक्ट पर्सन वाला जो दिया हुआ है, जो इम्पोर्ट और सर्विसेज वाला था, इसका तो पूरा मिल जाएगा आपको। मैंने यहाँ पे शायद इसको भी इंक्लूड करके वो कैलकुलेशन कर दिया था, तो इसका तो आपको पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो 12 लाख ये वाला, इसका 50% कर दीजिएगा। जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का है ये 6 लाख है, इसका भी आपने 50% कर देना है ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का। और जो इंपोर्ट वाला है, इंपोर्ट का आपका पूरा मिल जाएगा, तो इसका 4th का आपको फुल मिल जाएगा, फुल। तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे, 12 + 6 18, 18 का आधा किया तो आ गया 9, 9 + 2 इज 11। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 11 आ रहा है। आयुष ठीक है बेटा, वो डिस्ट्रिक्ट पर्सन का 100% है, वो मैंने कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पर्सन का 100% मैंने कर दिया, और इसी वजह से उसको मैंने 2 लाख को अलग से भी लिखा हुआ है। तो पूरे 11 लाख के ऊपर हमारा आईटीसी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अभिषेक बंसल, एक बार मैं आपको, आपने कहा कि एक बार दोबारा बता दीजिए, तो अभिषेक एक बार दोबारा से देख लीजिएगा इसको। ये जो 2 लाख रुपये था ना, ये 2 लाख रुपये तो वो था जो इंपोर्ट किया था आपने सर्विसेज को, जो आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया था, जो डिस्टिंक्ट रजिस्ट्रेशन वाला केस था, तो उसका तो आपको पूरा मिल जाएगा। और बाकी जो विद इन इंडिया वाला था सर्विसेज का और ये कैपिटल गुड्स का, इसका आपको 50% मिल जाएगा। तो 12 + 6 आ गया हमारे पास 18, 18 लाख का 50% 9 लाख, और जो 2 लाख रुपए वो था डिस्टिंक्ट पर्सन का, वो पूरा आ जाएगा हमारे पास। तो 9 + 2 इज 11 लाख रुपए, तो हमें 11 लाख का आईटीसी यहाँ पे मिल जाएगा। देन हमारे पास लास्ट केस स्टडी है जो कि हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे, वो केस स्टडी नंबर 15 हमारे पास आ रहा है। और केस नंबर 15, केस स्टडी नंबर 15 हमें क्या बताता है, ये कहता है एक इंश्योरेंस कंपनी है, जीजीसी इंश्योरेंस कंपनी। जीजीसी इंश्योरेंस कंपनी इज एन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडिंग life and non-life insurance products across India. The company is carrying on the business for past 3 years with the approval of IRDA, Insurance Regulatory Development Authority. GTC Insurance Limited secures its business through various insurance agents spread across India. Those agents include individuals, firms, LLPs, private limited companies also. However, all of them are licensed under the Insurance Act. तो इंश्योरेंस एजेंट का केस आ गया, और इंश्योरेंस एजेंट में आरसीएम कब लगेगा कब नहीं लगेगा वो वाला पॉइंट आ गया। द कंपनी अवेल्ड सर्विसेज, अवेल्ड का मतलब है सर्विसेज लिया है। द कंपनी अवेल्ड सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल फॉर इट्स एम्प्लॉइज ऑन पैन इंडिया थ्रू आरआर ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड. The cost of fuel is included in the consideration charge. The service provider charge the rate of 5% and inform the company that it is claiming ITC only in respect of
द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। तो आरसीएम यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आरसीएम के प्रोविजंस आ जाएंगे। तो ऊपर भी आरसीएम है, यहाँ पे भी आरसीएम के प्रोविजंस है। GGC Limited provided the following details of the insurance business for the month of May। मई के मंथ के आपको ये डिटेल्स गिवन है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब ये आ गई मुसीबत। ये प्रीमियम वाला जो पॉइंट है, ये अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि भाई छोड़ देना, प्रीमियम वाला कहाँ पे कितना कितना आप याद रखोगे, लेकिन केस स्टडी के अंदर सारे प्रीमियम डाल दिए इसने। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रीमियम, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन आम आदमी बीमा योजना, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैविंग द सम एश्योर्ड ऑफ 2.5 लाख रुपए, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस ऑफ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी ऑफ द वेरियस बिजनेस यूनिट्स, premium received on money back policies which have been issued. GGC Insurance received the proposal for pandemic insurance for IPL matches for franchisees. Sum assured for such insurance was 250 crore with a premium of 5 lakh. The company issued the said policy on 1st of July. The invoice for the same was issued on 5th of August. Premium was received on 14th of August. तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज यहां पे आ जाएगा। प्राची ने कहा पढ़ना पड़ेगा। अब आगे मुसीबत, पढ़ना पड़ेगा। मेरे को भी मुसीबत पड़ रही है कि एग्जामिनर अगर ऐसा कुछ दे देगा एग्जाम में तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी यार। वो कहता है इनवॉइस डेटेड 5 अगस्त इशूड बाय द कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 5 अगस्त को इनवॉइस इशू करा है, उसके अंदर सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द रिसीवर है, एड्रेस है, टैक्सेबल वैल्यू है, डेट ऑफ इश्यू है, टैक्स अमाउंट चार्ज है, लेकिन इसके अंदर जीएसटी नंबर नहीं है, GSTIN मिसिंग है इसके अंदर। GGC Insurance Company Limited received the following supplies during the month of May. The details of GST paid on such supplies are as follows. GST paid on purchase of car for use of a managing director, ITC नहीं मिलेगा। GST paid on bus sitting capacity 14% purchased by the company, ITC मिल जाएगा। GST paid 80,000 rupees on general insurance taken from the MAT insurance company for the motor vehicle for the transportation of passenger with the sitting capacity of less than or equal to 13% including driver। आपको इसका भी ITC नहीं मिलेगा। All amounts which are given above are exclusive of taxes wherever applicable. All supplies referred above are intrastate unless specified as otherwise. Aggregate turnover of the company is not less than 10 crore in past 3 years. Condition necessary for availment of ITC have been fulfilled. Based on the information given above, choose the most appropriate answer. यहाँ पे यशवंत कहते हैं एग्जामिनर को कोई बताना मत ये कि प्रीमियम वाला कंसेप्ट हमने नहीं किया है। मैंने सर आपको ये कहा था कि कौन कौन से प्रीमियम टैक्सेबल है और कौन कौन से प्रीमियम एग्जेम्प्ट है, उसकी लिस्ट याद मत कीजिएगा। और देखो एग्जामिनर ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के डाल दिया। गलत है यार, दिस इज चीटिंग, अ बिग चीटिंग। प्राची कहती हैं यशवंत अगर आईसीआई ने ये क्लास देख ली तो जानबूझकर दे देगा इंश्योरेंस वाला पॉइंट। ये बात भी सही है। आईसीआई के ऑफिसर साहब अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो हाथ जोड़ के बेनती है, स्टूडेंट्स का इतना टेस्ट मत लीजिए कि प्रीमियम की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट वो याद रखें, नहीं रख पाएंगे। ये बेचारे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, ये बिल्कुल भी याद नहीं रख पाएंगे उसको। इतना बड़ा इम्तिहान मत लीजिए। हाँ, अगर ओपन बुक टेस्ट है तब तो एक बार को समझ आता है, लेकिन आप ओपन बुक टेस्ट नहीं ले रहे हैं, प्लीज़ इतना बड़ा इम्तिहान मत लीजिए कि बच्चों को ये भी याद करना पड़ जाए कि कौन कौन सी पॉलिसी के प्रीमियम का एग्जम्पशन है और बाकियों का एग्जम्पशन नहीं है। तो बहुत 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 नाइंसाफ़ी है यार। उसके बाद यहाँ पे आयुष कहते हैं मोर देन 10 करोड़ है तो HSN कोड भी आना चाहिए इनवॉइस में। बेटा ऐसा है आयुष, HSN कोड तो आता है गुड्स के केस में, यहाँ पे सर्विसेज है तो सर्विसेज में SAC कोड आता है मेरे बेटा।
प्राची ने कहा चतुर और चालाक है एग्जामिनर। श्रद्धा ने कहा नसीब बुरा होगा तो इंश्योरेंस आ जाएगा। विदुषी ने कहा उसे पता चल चुका है वाई के। विदुषी कहती है सर एग्जामिशन ऐसे ही बड़ा है, एग्जामिशन ऐसे ही बहुत बड़ा है। और उसके बाद प्राची ने कहा थैंक यू सर आपने बोल दिया, अब तो वो नहीं देंगे ये पॉइंट। अरविंद कहते हैं अब तो क्वेश्चन प्रिंट भी हो गया होगा, ठीक कह रहे हो आप। यश ने कहा आईसीआई का सौभाग्य है कि हमारे जैसे स्टूडेंट उनके एग्जाम देने जा रहे हैं, ये बात भी सही है। अभिषेक ने कहा रेट ऑफ जीएसटी भी नहीं है सर इनवॉइस में। आयुष ने कहा ओ सर जी। अरविंद ने कहा एसएससी। हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी से कंप्लीट करें, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं कंप्लीट करें, फिर छुट्टी करें, मौज मस्ती करें। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमिन द सर्विसेज ऑन विच कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम बेसिस। आरसीएम बेसिस के ऊपर उसने कहाँ पे देना है जीएसटी, ये बताइए। सर्विसेज विच आर अवेल फ्रॉम इंश्योरेंस एजेंट, आंसर इज यस, आंसर इज यस। Services which are availed from RR Travel Private Limited, none other services attract RCM, both A and B। मेरे बेटा RR से जो उसने सर्विसेज ली हैं उसके ऊपर RCM नहीं है, क्योंकि ये सर्विसेज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल इज प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट को अगर आप सर्विसेज देते हैं तो वहाँ पे RCM अप्लाई नहीं होगा, लेकिन बाकी सिचुएशंस में RCM के प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, इस वजह से आरसीएम की प्रोविजन नहीं लगने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है कि कौन कौन से एग्जेम्प्ट है प्रीमियम, ये बता दीजिए। तो आओ जी जरा जल्दी से देखें। प्रधानमंत्री जनधन योजना एग्जेम्प्ट है, ये बात तो हमें याद थी। आम आदमी बीमा योजना, ये मेरे को भी याद नहीं था कि ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है। माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी का टैक्सेबल रखा गया है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन रीइंश्योरेंस ऑफ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट, इसको भी एग्जेप्ट रखा गया है। फायर एंड स्पेशल पेरल पॉलिसी टैक्सेबल रखा गया है। एंड देन मनी बैक पॉलिसीज, ये भी टैक्सेबल रखे गए हैं। आपसे एग्जेम्पशन पूछ रहा है, तो अगर हम लोग एग्जेम्पशन की बात करें तो 5 लाख ये वाला, 3 लाख ये वाला, 8 के बाद 1 लाख ये वाला, 9 लाख रुपए इज द वैल्यू ऑफ द एग्जाम सप्लाई। आंसर हमारे पास हो जाएगा 2 का ए। देन आप आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। एग्जामिनर पूछता है कि टैक्सेबल बता दो भाई, तो टैक्सेबल कर लो। 40 लाख ये टैक्सेबल है, सॉरी 4 लाख ये टैक्सेबल है, 7 लाख ये टैक्सेबल है, 7 और 4 11, 11 और 12 ये टैक्सेबल है, 11 और 12 हो गया 23। तो 23 लाख रुपीस हमारे पास टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल की वैल्यू 23 लाख रुपीस आ गई। आंसर हमारे पास होगा 23 लाख रुपीस सी। देन आप आइए 20 ये क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ आईटीसी कैन बी क्लेम्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या था भाई? इंश्योरेंस कंपनी का नाम था जीजीसी इंश्योरेंस। यहाँ पे गलती से इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखा हुआ है केबीसी। केबीसी नहीं है भाई, जीजीसी है। तो क्वेश्चन नंबर 4, आईटीसी कितने का मिलेगा? आईटीसी का डिस्कशन हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले। जो कार है उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो बस है उसका आपको आईटीसी मिलेगा, और जो जनरल इंश्योरेंस लिया है उसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला। तो आपका जो इंश्योरेंस जो आएगा आईटीसी वो आएगा कितना, ज़रा देखो आपको आईटीसी कितने का आएगा। आईटीसी कितने का आएगा भाई? कहा गया आईटीसी का पॉइंट? ये रहा। तो 5 लाख का आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला, 3 लाख का आपको आईटीसी मिल जाएगा, और इस 80,000 का भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आईटीसी आपको मिलेगा 3 लाख रुपीस का। तो आंसर हमारे पास आया यहाँ पे 3 लाख रुपीस। आंसर इज 3 लाख रुपीस। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, लास्ट नॉट द लीस्ट। लास्ट के दो क्वेश्चन है, फिर खत्म।
छुट्टी करेंगे। कहता है डिटरमिन द टाइम एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू आईपीएल फ्रेंचाइजी। तो टाइम एंड सप्लाई में आपने SIR लगा देना है, डिटेल्स आपके पास है, सर्विसेज कब है, इनवॉइस कब है, आपको सारी डिटेल्स गिवन है। वो कहता है कि साहब पॉलिसी इशू करिए 1 जुलाई को, इनवॉइस 5 अगस्त को, प्रीमियम मिला है 14, पहली 5 और 14, तो पहली 5 और 14, 1st 5th एंड 14th। लेकिन ये 5th नेक्स्ट मंथ का है, ये 5th अगस्त है, ये 5th अगस्त है, ये 1st अगस्त है, 5 सितंबर है, 14 सितंबर है। तो गैप 30 से ज़्यादा है। अगर गैप 30 से ज़्यादा होता है तो हम लोग S और R लेते हैं। SOR का मतलब 1 अगस्त आ जाएगा। अगस्त या जुलाई, मतलब जुलाई और अगस्त में से मैं थोड़ा सा मैंने महीने गलत लिख दिए हैं, तो आज से मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या होगा, देखना एक बार, डेट्स को प्रॉपर तरीके से लिख लूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेट्स को प्रॉपर तरीके से लिख लूँ तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो अननेसेसरी कन्फ्यूजन बना रहेगा इसके अंदर। एक बार डेट्स मेरे को आप लोग बता देंगे प्लीज़। सर्विसेज कब की हैं, इनवॉइस कब का है और पैसा कब मिल रहा है, डेट्स बता देंगे क्या प्लीज़। यहाँ पे वो कह रहा है कहाँ पे है यार, हाँ ये रहा। वो कह रहा है कि साहब कंपनी इशूड द पॉलिसी ऑन 1 जुलाई, इनवॉइस वाज इशूड ऑन 5th ऑफ अगस्त। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी की केस में 45 डेज आएगा, इंश्योरेंस कंपनी की केस में 45 डेज आएगा। ये तो देखो कितना ज़बरदस्त पॉइंट डाल दिया इसने। तो 1 जुलाई, 5th अगस्त, 14th अगस्त, तो इन दोनों का जो गैप है वो 30 नहीं काउंट करेंगे, 45 डेज काउंट करेंगे आप। अब क्योंकि गैप 45 डेज से कम का है, इस वजह से आपने I और R का गैप लेंगे। I और R का गैप का I और R में से अर्लियर लेंगे तो आपके पास 5 अगस्त की डेट आ जाएगी। तो आंसर हमारे पास होगा 5 अगस्त। C इज द आंसर। और यहाँ पे 45 डेज का कंसेप्ट लगाना है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है। देन लास्ट नॉट द लीस्ट, एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर नॉट मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी मेंशन ऑन द इनवॉइस। कौन सी डिटेल ऐसी है जिसको मैंडेटरीली आपको मेंशन करना जरूरी नहीं है। नॉट मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन द इनवॉइस इशूड बाय द कंपनी। क्या क्या ऐसे हैं जिसको मैंडेटरी नहीं है। सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, टैक्सेबल वैल्यू, डेट ऑफ इशू, टैक्स अमाउंट। अगर रूल नंबर 54 को अगर हम लोग देखें, अगर सप्लायर कोई इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC है, तो वो अपनी जो इनवॉइस इशू करेंगे वो मंथली बेसिस पे इशू करेंगे और उसके ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन ये वाली ज़रूरी नहीं है। सीरियल नंबर देना ज़रूरी नहीं है, नेम ऑफ द रिसीवर ज़रूरी नहीं है, एड्रेस ऑफ द रिसीवर ज़रूरी नहीं है। रूल नंबर 54, तो रूल नंबर 54 के हिसाब से ये 3 चीज़ें इसमें ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है। आप एक काम ये कीजिएगा कि ये जो लास्ट वाला केस स्टडी है ये थोड़ा सा ऐसा है कि जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दे के नहीं करा है, तो अदरवाइज़ बाकी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से करवाई हुई हैं। एंड होपफुली इस तरीके के जो केस स्टडीज़ हैं वो आपके एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछे जाएंगे, होपफुली। बाकी तो गॉड नोज़ कि क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा। But then I have completed all case studies of your GST। RTP का जो केस स्टडी था सबसे पहले मैंने वो भी करवा दिया था। 2 MTP के केस स्टडीज़ हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। 2 MTP हो चुके हैं, उनकी केस स्टडीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास जो हमारा है कल का, उसके अंदर मैं आपके साथ इनकम टैक्स की जो केस स्टडीज़ हैं वो डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा। आयुष कहते हैं और परम उससे पहले कह रहे हैं
सिनेमाटोग्राफी के लिए रेसिपिएंट की कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। आयुष ने कहा मुझे ये क्वेश्चन ही इरेलेवेंट जैसा लगा है। नहीं बेटा, मैं ये तो नहीं बोलूँगा। प्राची कहते हैं कल एस सुनील सर की क्लास नहीं होगी तो आप आईटी की केस स्टडीज़ की क्लास जल्दी रख सकते हैं। नहीं बेटा, मेरी क्लासेस जो होती हैं 11:15 बजे तक तो मेरी नॉर्मल तरीके से क्लास है ही है। 11:15 बजे तक तो मेरी नॉर्मल तरीके से क्लास है। उसके बाद 12 बजे मैं आपकी क्लास रखता हूँ। 1 बजे तो है नहीं क्लास, तो 12 बजे ही है आपकी। विदुषी ने कहा, एक्स अरविंद ने कहा, जी प्रेम ने कहा बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू अस। तो आपकी क्लास कल 1 बजे की नहीं है, 12 बजे की क्लास है मेरे बेटा, ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 1 बजे का नहीं है। अदरवाइज मैं ग्रुप के अंदर आपके साथ मैसेज तो शेयर करता ही रहता हूँ, आप उसको फॉलो भी कीजिएगा। तो आज यहाँ तक, एंड वी आर डन विद जीएसटी। अब मैं आपके साथ इनकम टैक्स के कुछ केस स्टडीज डिस्कस करके फिर आरटीपीएस और एमटीपीएस के ऊपर आ जाऊँगा। तो मैं आपको मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। विशिंग यू हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, कल मिलूँगा मैं आपसे।